अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किस किस का कौन सा पीर था और कौन कौन पीरों से क्या काम लेता रहा, जादू टूने में कौन कितना बिलीव करता है, इस पे हम ये वीलॉग करेंगे। मामला शुरू किया मरियम नवाज़ साहिबा ने। इस पे अगर मैं तहकीक करूँ तो जितने अदवार हैं उतने ही पीर हैं और उतने ही जादू टूने हैं और उतनी ही सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊँगा और ये चीज़ें रिपोर्टेड हैं। अभी वो तमाम लोग जो कल तक फ़ौज के गले पड़े हुए थे, वो तमाम लोग जो कल तक फ़ौज को गालम गलोच कर रहे थे, वो सब लोग अपनी अपनी सीवी लेकर लाइन में लगे हुए हैं और वो सीवी लेकर ये बताना चाह रहे हैं फ़ौज को कि देखें, इमरान खान से आपकी लड़ाई हो सकती है या होने वाली है, तो मेहरबानी करके हमें नौकरी पर रख लें। हम वो नौकरी उसी तनख्वाह पर करने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी सीवियाँ लेकर खड़े हैं। हालांकि कानून बड़ा सिंपल है कि डायरेक्टर जनरल ISI की तैनाती ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ये आईनी इख्तियार है कि वो DG ISI को तैनात करें। और ना सिर्फ ये उनका आईनी इख्तियार है, बल्कि DG ISI उनके अंडर में काम करते हैं, बराह रास्त उनको रिपोर्ट करते हैं। ये भी कानून के मुताबिक है। जबकि वो एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। इसलिए आर्मी चीफ 3 बेहतरीन अफसर का इंतखाब करते हैं कि ये 3 बेहतरीन लोग हैं मेरे। मुझे लगता है कि ये इस ओहदे के लिए बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा काम कर सकते हैं। लिहाजा आप इनमें से बतौर वज़ीर आज़म किसी एक को मुंतखब करके इस ओहदे के लिए भिजवा दें। तो वज़ीर आज़म फैसला कर देते हैं, 3 में से एक को कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी फड्डा होता रहा इन मामलात के ऊपर, और इस मरतबा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि पहले वाले DG ISI थोड़ा सा कंटिन्यू करें, लेकिन वो नए DG ISI का नाम आ गया ISPR से, और इससे कबल के प्राइम मिनिस्टर खुद समरी पे दस्तखत करते, उससे पहले ही नाम आ गया। ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो लोग सीवीज लेकर खड़े हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ गई है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा आप मरियम नवाज़ साहिबा का आज का स्टेटमेंट सुन लें। उन्होंने कहा कि सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वज़ीर आज़म को देता है, इस पर कोई दो आरा नहीं है। लेकिन इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म ही नहीं है। वो ये तस्लीम कर रही हैं कि आईनी इख्तियार वज़ीर आज़म का ही है कि वो DG ISI को मुंतखब करें, लेकिन वो खुद ही आईनी वज़ीर आज़म नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। जो शख्स जादू टूने और झाड़ फूंक से हुकूमती मामला चलाता है और मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त हो, जादू टूने से करता है। वज़ीर आज़म की जगह अहम तरीन तकर्रियाँ जिन्नात करते हों, उनकी टाइमिंग वो तय करते हों, तो ऐसे हालात में दुनिया के सामने तमाशा कोई हैरत की बात नहीं है। ये जमहूरियत और जमहूरी असूल का मसला नहीं है। ये अपनी ज़ात और अपनी हुकूमत चंद दिन मज़ीद आगे बढ़ाने का मसला है। और जिन्नात, जंतर मंतर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, उनका हिसाब कुछ और निकल रहा है, आपका हिसाब कुछ और है। ऐसे लोगों पर हंसी आती है। अगर यही तरीका रहा तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, मुल्क का तमाशा बनता चला जा रहा है। ये सारा कुछ मरियम नवाज़ साहिबा ने क्यों कहा? इससे पहले वो ये बातें नहीं करते थे, लेकिन इस लेवल तक मरियम नवाज़ को क्यों आना पड़ा? इसके पीछे नैब की वो एप्लीकेशन है जो उन्होंने अदालत को की है कि मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूख की जाए। ये अपने वालिद की अयादत के लिए आज से 2 साल पहले बाहर आई थी कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मुझे ज़मानत दी जाए ताकि मैं जाके उनकी तैमाददारी कर सकूं। तो बजाय इसके कि ये वालिद की तैमाददारी करती, वालिद चले गए पाकिस्तान से बाहर और मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में रहकर पॉलिटिक्स कर रही हैं। ना सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर गंद डाल रही हैं। वो इदारों के ऊपर कीचड़ उछालती हैं, इदारों को बुरा भला कहती हैं, और जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर दबाव डालती हैं। इवन एक इदारों को उन्होंने पत्थरों से मारा और वहाँ बंदे भी ज़ख्मी कर दिए और उनके शीशे भी तोड़ दिए। तो इस तरह मरियम नवाज़ साहिबा का एक जो किरदार है, जो पॉलिटिक्स के अंदर रहा, उस दौरान में जब वो जेल काट रही हैं उसूलन, और सिर्फ ज़मानत उनको इसलिए मिली है कि वालिद की तैमाददारी करनी है, और वालिद मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, तो उनकी तैमाददारी कैसे करनी है? कोई हवाई तैमाददारी तो हो नहीं सकती, या कोई मवासलाती तैमाददारी भी नहीं हो सकती। वो तो जेल से भी हो सकती है, टेलीफोन की सहूलत। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, और इदारों ने इसकी एप्लीकेशन ख़ास तौर पे नैब ने अदालत में दी कि मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूख की जाए। अब ज़मानत मनसूखी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं।
दूसरी जो अपील के मामला हैं वहाँ मरीम नवाज साहिबा के वकील अब कई मरतबा बहाने लगा चुके हैं, 8 में से 5 मरतबा बहानेबाजी करके भाग चुके हैं। ऐसे में सबको नज़र आ रहा है कि ये गिरफ्तार हो जाएंगी, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले मरीम नवाज साहिबा इतना गंद उछालना चाहती हैं ताकि गिरफ्तारी के वक्त वो ये कहें और उनके लोग भी ये कहें कि क्योंकि मरीम नवाज की ज़बान कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि मरीम नवाज जो बातें कर रही थी वो इनको पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप गौर करें, जब भी जरदारी साहब के खिलाफ कानून का शिकंजा टाइट होता है वो चीखें मारना शुरू कर देते हैं, बिलावल और जरदारी दोनों। इसी तरह जब भी कभी इधर कानून का शिकंजा टाइट होता है तो ये इदारों को गालियां देना शुरू करते हैं और ऊंची आवाज़ में और गंदे सुरों के अंदर बातचीत शुरू कर देते हैं ताकि उनके खाते डल जाए कि जनाब हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, देखें हमें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सिर्फ दिखावा है। अब बताता हूँ कि किस किस के कौन कौन से पीर थे। डॉन अखबार ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी लिखी थी और ये भी मेरे सामने खुली हुई है, और खुली किताब की तरह इन सब के पीर, इनके जादू टूने, इनके जंतर मंतर, इनके दरवेश, वो सबको पता है। द पीर इन द पैलेस, ये डॉन ने छापा था 14 जुलाई 2013 को, और उसके बाद भी बहुत सारे पीर है, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। जरदारी साहब जब 5 साल ऐवान सदर में रहे तो उस वक्त वहाँ पे एक पीर साहब हुआ करते थे, पीर एजाज शाह। वो अपना एड्रेस भी यही लिखते थे। वो कहते थे कि बहुत बुराई की फोर्सेस आपको बहुत परेशान कर रही हैं, सितारे गर्दिश में कुछ चीज़ें आपके ऊपर जो है वो हमलावर हो रही हैं, और मारगला के पहाड़ों के करीब आना ठीक नहीं है, आप बिलावल हाउस कराची में स्टे करें। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने मनसूख करवा दिए। ये पीर साहब जो है ये रहते ऐवान सदर में थे, और ऐवान सदर में इनके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं थी, कोई ओहदा नहीं, रहते हैं ऐवान सदर में पीर साहब जरदारी साहब के। और वो उनको हिसाब किताब लगा के बताते थे कौन सा काम कब किस तरह करना है, किस बंदे को कब कहाँ कैसे लगाना है। ये अपना एड्रेस जब लिखते थे पीर साहब तो बड़ा खुल के प्रेसिडेंट हाउस ये अपना एड्रेस लिखा करते थे। फिर आ गए जनाब, उनके बाद एक मुल्तानी बाबा, ये चक शहजाद के रहने वाले थे, इनकी भी कहानी सुन लें आप। बेनज़ीर भुट्टो साहबा इनके सामने जाकर ज़मीन पे बैठ जाती थी और अक्सर इनको मिलने जाती थी, और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हिसाब किताब लगा के बताते थे कि क्या कैसे करना है, कौन सा पैंतरा कब चलना है और क्या आपको करना चाहिए, कौन से आपके वफ़ादार हैं, कौन से बेवफा हैं। तो ये बहुत हिसाब किताब के बाहर थे और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हिसाब किताब बताती थी। धनक्के वाले बाबा जी, जिनको दीवाना बाबा भी कहा जाता है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा इन दोनों के मुश्तरका पीर थे। पहले वो शरीफ ख़ानदान के पीर थे और मियाँ शरीफ साहब मरहूम और नवाज शरीफ साहब उनको बहुत मानने वाले थे। इवन मानसेरा के अंदर उनका जो है वो आस्थाना था, तो वो सोटियाँ मारते थे। ये उनके बाद जाते थे, वो डंडे मारते थे। तो वो डंडों का मतलब ये होता था कि आपको इक़्तिदार उतना अच्छा और उतना ज़्यादा मिलेगा, जितने आपको डंडे पड़ेंगे उतना आपका काम बेहतर हो जाएगा। तो वो मजज़ूब टाइप थे, और आप समझती हैं मजज़ूब, अब मैं क्या उसकी डेफिनेशन में जाऊँ। तो वो जनाब इनके ऊपर डंडों की बरसात होती थी, ये वहाँ जाते थे, बड़े खुश होते थे। नवाज शरीफ साहब भी, ये मरीम साहबा को भी लेके गए, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, ये वहाँ इतना ज़्यादा जाते थे कि धनक्के वाले पीर साहब मानसेरा उनके आस्थाने के करीब इन लोगों ने एक हेलीपैड बना दिया था ताकि आने जाने में आसानी रहे। बाद में एक सड़क भी बना दी थी। नवाज शरीफ साहब उनके इलाके में बिजली तक पहुँचा आए थे। तो ये, और उनको ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में लाके वहाँ पे भी रखते थे। फिर जब 90s की दहाई थी तो एक गूंगा पीर साहब हुआ करते थे, गूंगा पीर, जो बोलते नहीं थे, मुंह से बात नहीं करते थे, लेकिन इशारों से हाँ या ना के फैसले वो किया करते थे। ये 1990 से 1993, 1997 से 1999 जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो मियाँ शरीफ साहब रोज़ाना सुबह सारा दिन के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले उनसे करवाया करते थे कि आज ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज कैबिनेट बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए, ये बंदा ठीक है या गलत है। तो वो गूंगा पीर जो थे वो गर्दन के इशारे से सर हिला के वो बताते थे हाँ या ना। तो वो उनसे हिसाब किताब बड़ा अरसा शरीफ ख़ानदान लगवाता रहा है। उसके बाद मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी को पता भी नहीं होगा। पिम्स अस्पताल है इस्लामाबाद में, सब जानते हैं। वहाँ के एक प्रिंसिपल थे MS, और प्रिंसिपल को एक दिन फ़ोन आता है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। MS को और प्रिंसिपल को फ़ोन आता है कि मरीम नवाज साहिबा फ़ौरी तौर पे अस्पताल आ रही हैं। तो वो फ़ौरन अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। अब आपको बताया ये लोग एमरजेंसी में तो जाते नहीं हैं, ये सीधा प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गए, वहीं पे उन्होंने बुला लिया
जो डॉक्टर साहब हैं उनको, तो वहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उनको जो बताया वो ये बताया कि मरियम नवाज़ साहिबा ने दम करवाया तो दम उल्टा हो गया। ये आपको मैं जो बात कह रहा हूँ चैलेंज है, और ये एग्जैक्टली इसके 5 से 7 गवाह मौजूद हैं जिनको इस सारी कहानी का पता है, और उसकी तस्वीर भी मौजूद है कैप्टन सफदर की। ये 3 लोग गए थे, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब। तो मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी कि दम करवाया तो दम उल्टा हो गया। तो वो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने देखा मरियम नवाज़ की तरफ के, हैं जी। तो मरियम नवाज़ ने कहा जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में पीर साहब हैं, आजकल हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे मैंने दम करवाया तो वो दम उल्टा हो गया। तो हमने उनको फ़ोन किया है, तो वो दम के असरात बड़े ख़तरनाक हो गए हैं और वो बहुत शदीद सर के अंदर दर्द हो रहा है और एक एंग्जाइटी है, बड़ी बुरी हालत है। तो ये सूरत हाल है। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इनको देख के समझ गया कि डाइटिंग की वजह से, क्योंकि डाइटिंग बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं, तो डाइटिंग के शौक में कुछ एंग्जाइटी थी, सर दर्द था, वो प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा मैं समझ गया कि कोई ऐसा इशू नहीं है, ये माइनर इशू है, अभी ठीक हो जाएगा, खाएंगे पिएंगे, कोई दवाई शवाई लेंगे तो। लेकिन बड़े लोग हैं, वो डर गए कि दम उल्टा हो गया। उस पर फिर डॉक्टर के पास जाने का किसी ने मशवरा दिया तो इधर आ गए। तो इन्होंने उनका वो स्कैनिंग वगैनिंग की मशीनों के अंदर, सारा कुछ चेक किया और चेक करके बताया जी कि आप ये वाली गोली खा लें और जाके आप खाना शाना खाएं और रेस्ट करें। तो अब ये जब यहाँ से तीनों निकलने लगे तो बाहर मीडिया आ गया। अब मीडिया आके खड़ा हो गया तो वही मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कैप्टन सफदर बीमार था, उसको ले गया, हम अस्पताल आए हैं। यानी वो बताया कि मरियम नवाज़ का तो फिर नाम भी नहीं ले सकते ना कि वो बीमार है, वो तो आयरन लेडी है, बीमार भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ये कैप्टन सफदर बीमार था तो इसको लेकर हम पिम्स अस्पताल आए हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा भी साथ आई हैं, ये भी वाक़या मुझे पता है। अभी जब नैब से मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले ज़मानत हुई, उसके बाद उनका ये मुकदमा चल रहा है, तो लाहौर में एक ख्वाजा सरा है जिसके पास ये लोग जाते हैं और गालिबन ये गिलास जो उनके पास है ये उन्होंने शायद दिया है। ये जो ख्वाजा सरा है लाहौर में, ये भी इनके पीर के तौर पे आजकल मुतहर्रिक हैं और वो इनके जादू टूने और ये चीज़ें टालना, लाना, ले जाना, इन चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया कि ये एक नए पीर से मिल रहे हैं आजकल, और कुछ दर्जनों हैं पीर, मैं सबके आपको बता सकता हूँ क्योंकि यहीं पे मैं रहता हूँ, यहीं पे इनके अपने ख़ानदान के अंदर इनके अपने मुलाजिम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बताते हैं आजकल किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया जी ख्वाजा सरा है आजकल, उसके पास जा रहे हैं और वो कोई तोड़ छोड़ कर रहे हैं उन तमाम मुसीबतों का जो इनके ख़ानदान के ऊपर नाजिल हो गई हैं। और वो ख्वाजा सरा इनको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आपके ऊपर जादू हो रहे हैं तो मैं उसको तोड़ रहा हूँ। तो ये इस चक्कर के अंदर वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, अपना काम सीधा कर रहे हैं, तो ये उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो एक बड़ी लंबी तारीख है जादू और टूने की, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो दुनिया जानती है। नवाज शरीफ साहब की, उनके वालिद की वीडियोस हैं पीरों और मुरीदों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो इस किस्म के तावीज़ धागे या अमलियात वगैरह करते हैं, इनकी वीडियोस हैं। जरदारी साहब की वीडियोस हैं। बेनज़ीर और जरदारी साहब जब पहली मरतबा बतौर एक कपल वाइट हाउस गए थे तो तब भी उनके साथ एक शख्सियत थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था ये क्यों चले गए साथ। तो बाद में कहा गया कि ये एक सरकारी पीर हैं तो ये साथ चले गए हैं। नजम सेठी ने भी गालिबन उस दौर में रिपोर्ट किया था। तो मामला ये है कि ये पीरों फ़कीरों के साथ इनके ताल्लुकात तो बहुत गहरे और मरासिम बहुत ज़्यादा हैं और वो सारे हाईलाइटेड हैं और सारी दुनिया ने देखे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। खातून अव्वल के बारे में कभी किसी ने ऐसी चीज़ें क्लेम ज़रूर की हैं, ये सारे कहते ज़रूर हैं कि वो खातून जादू करती हैं, टूना करती हैं, लोटा घुमाती हैं या फाल निकालती हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग कहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने देखा? लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसी चीज़ों को, मैं देखें थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ, जो देता है अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है, उसी से मांगो और उसी के आगे सजदा करो। मेरा अकीदा ज़रा थोड़ा सिंपल है और जितने बुज़ुर्ग हैं उन सब का एहतराम करो। औलिया अल्लाह का एक अपना मुकाम है, उनका भी एहतराम होना चाहिए। और जो कोई आपको नेक इंसान मिले उससे आप दुआ के लिए ज़रूर कहें। लेकिन ये जादू टूना, अमलियात, ये फाले निकालना, ये वो चीज़ें, ये इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यानी हाथ दिखाना किसी को, सितारों की चालें और ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये गलत चीज़ें हैं। तो मेरा तो ये मानना है अगर किसी ने खातून अव्वल को ये करते हुए देखा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो इनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन इनके अपने खिलाफ बेशुमार सबूत मौजूद हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो तो सियासत भी नहीं करती। यानी मरियम नवाज़ के ख़ानदान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सियासत नहीं करते। जरदारी साहब के ख़ानदान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सियासत नहीं करते। अब वो जो लोग सियासत नहीं करते उनका इसके साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, और जो लोग सियासत करते हैं या 2 नंबरी करते हैं या करप्शन करते हैं उनको तो आप पकड़ लें।
यानी अगर कहीं खातून अव्वल ने कोई करप्शन की है, कोई 2 नंबरी की है, कोई फ्रॉड किया है, कोई ऐसी चीज़ की है जिसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाइए, जैसा कि आपकी फैमिली के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं। लेकिन अगर कोई सियासत में नहीं है, आपको पता है मरियम नवाज़ की और भी बहनें, किसी को उनका नाम भी नहीं पता होगा, कि उनके बारे में बात भी नहीं करता, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बिजनेस में कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के नाम तब आए जब इन्होंने उनके अकाउंटों के अंदर बेशुमार पैसे डलवाना शुरू कर दिए। जब टीटियां उनके अकाउंटों में जाती हैं तब जाके मामला खुलते हैं, उससे पहले तो कोई उनका नाम भी नहीं जानता। तो अब पिछले दिनों जब मरियम नवाज साहबा के बेटे के बारे में एक गलत टिक्कर चला एक चैनल पे, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, माफ़ी मांगो, वरना मैं हर फोरम के ऊपर जाऊंगी और कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो इसी तरह जो खातून अव्वल हैं, अगर उनके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है या आप साबित नहीं कर सकते कि जादू टूना जन्नात और ये चीज़ें, तो आपको जेब नहीं देता। और ये रिकॉर्ड है PMLN का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गंदी तस्वीरें ये हेलीकॉप्टर से फेंकते थे, जमामा के ऊपर इन्होंने पर्चे करवा दिए। हर अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए, कभी यहूदियों का एजेंट, कभी कुछ, ये कोई भी पत्ता सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। DGISI वाला मामला रिजॉल्व हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने ऑलमोस्ट उसको हल कर लिया है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, वो मामला निकल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपोज हो गए हैं जो सारी ज़िंदगी सिविलियन सुपरमेसी का नारा लगाते रहे, ये कहते रहे कि वज़ीर आज़म के इख्तियार को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वो सारे वज़ीर आज़म के अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने के मामले पे वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़े हो गए, और मरियम नवाज़, दीगर सियासतदान, ये सारे सीवियाँ लेकर GHQ के दरवाजे पे खड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता हमें इक़्तिदार दे दो। देखो, हमने कहा था ना इमरान खान हमारे जैसा पालतू और वफादार नहीं हो सकता। तो ये तो इनकी औकात और हालत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।